अगली फुल मून तक 13 दिन। तुम्हारी ब्लड लस्ट बढ़ रही है। करंट बॉन्ड मार्क्स से 40 एक्सपीरियंस मिला है। एक्सपीरियंस 596 2876 रविवार की सुबह गैरी की नींद खुली। मौसम बिल्कुल फीका था, आसमान ग्रे, और वो भी उसके मूड से पूरी तरह मैच कर रहा था। धूप वैसे भी कम ही निकलती थी, ऊपर से स्लो को ढकने वाली घनी स्मॉग। शायद मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि फुल मून पास आ रही है, गैरी ने मैसेज पढ़ते हुए सोचा। जो भी हो, पिंसर्स ने मुझसे कुछ छीना है, अब वक्त है उनसे कुछ छीनने का। पीठ पर जरूरी सामान से भरा बैग टांगे गैरी दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी बहन अपने कमरे से भागती हुई बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गैरी, गैरी, क्या तुमने सुना? एमी की आवाज कांप रही थी। मम, मुझे अभी स्टेसी के पेरेंट्स का मैसेज आया। उन्होंने उसे कि किसी हॉस्पिटल में ढूंढा, और स्टेसी, वो नहीं बची, वो मर गई। गैरी का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। सुबह उसने लोकल न्यूज में एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी लोकल लड़की की ड्रग ओवरडोज से मौत। जैसा उसे शक था, फिंसर्स ने स्टेसी की मौत को पूरी तरह कवर अप कर दिया था। उस आर्टिकल में सब कुछ झूठ था। हॉस्पिटल, मौत का तरीका, यहां तक कि जगह भी। ये सोचते ही गैरी की पकड़ हैंडल पर और कस गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि यहीं रुक जाए, एमी के साथ रहे, उसे इस मुश्किल वक्त में संभाले। लेकिन एमी के साथ रुकने से पिंसर्स का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। जितना ज्यादा वो खुलेआम काम करते रहेंगे, उतनी ही और लड़कियां सफर करेंगी। एमी, मुझे बहुत दुख है। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन मुझे यकीन है जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है, उन्हें उनका खार्मा जरूर मिलेगा। इतना कहकर गैरी ने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला। अब उसे पूल क्लब जाना था। अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर उसने मिस्टर मॉर्टन को बेंच पर बैठे देखा। वो परेशान लग रहे थे, लेकिन गैरी को देखते ही हल्की सी मुस्कान आ गई। यहाँ के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, गैरी ने मन ही मन सोचा। थोड़ी ही देर में गैरी वुल्फ्स पूल क्लब पहुंच गया। क्लब अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, लेकिन सब लोग अंदर मौजूद थे। ऑस्टिन के वो 3 दोस्त भी, जो अब लगभग यहाँ के एम्प्लॉयज बन चुके थे। हाल ही में कस्टमर्स का फ्लो अच्छा रहा था, इतना कि टीनेजर्स की इनकम भी कवर हो जाती थी, और गैरी व बाकियों को प्रॉफिट भी मिल रहा था। मिस डिग्रेस पूरे काम की निगरानी कर रही थी। सीधे मुद्दे पर आते हैं, काय ने मुस्कुराते हुए कहा। कल फिंसर्स के बारे में इन्फो निकालने में दिक्कत आई, लेकिन हमारे पास अब भी एक लीड है। ऑस्टिन के दोस्तों ने कंफर्म किया है कि स्कूल एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका लिंक फिंसर्स से है। ये लोग सिर्फ स्कूल किड्स तक सीमित नहीं हैं। स्ट्रीट्स पर भी घूम घूम कर प्रिटी दिखने वाली लड़कियों को इजी अर्निंग का लालच देते हैं। कई बार मॉडलिंग का बहाना बनाते हैं, और धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले जाते हैं। क्योंकि ये लोग लड़कियां डिलीवर करते हैं, तो इन्हें जरूर पता होगा कि असली पिंसर लीडर कौन है और कहां रहता है। इवन अगर सीधे नहीं जानते, तो कांटेक्ट पर्सन तक पहुंचकर हम लीडर तक पहुंच सकते हैं। आखिर सब कुछ वहीं से शुरू होता है। हमें उनका जनरल एरिया पता है, और वीकेंड होने की वजह से वो स्ट्रीट्स पर बिजी रहेंगे। ये सारी इन्फो हमारे इन 3 दोस्तों ने जुटाई है। काय ने ऑस्टिन के दोस्तों की तरफ इशारा किया। इनू उन्हें पहले से जानता था। ये वही डिलिंक्वेंट ट्रियो थे जो बिली के टाइम पर सामने आए थे और बुरी तरह घायल भी हुए थे। नॉर्मल ह्यूमंस को ओमेगा वुल्फ से कंपेयर करना मुश्किल था, लेकिन कम से कम स्कूल लेवल पर ये काफी तगड़े फाइटर्स थे। बो, ऊपर एफ्रो हेयर स्टाइल, लंबा और पतला। फीलिक्स, छोटे कद का, हमेशा गुस्से वाला चेहरा। एल्फी, चुपचाप रहने वाला, बाल आंखों पर गिरे रहते, हाथ पॉकेट्स में। ऑस्टिन के मुताबिक ये उसके सबसे भरोसेमंद लोग थे, पैसों की भी परवाह नहीं करते थे। फिर भी काय ने जोर दिया था कि उन्हें पे किया जाए, ट्रस्ट और लॉयल्टी के लिए। ठीक है, बो ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रॉब्लम यह है कि वो लोग हमेशा सामने नहीं आते, कभी कभी डर जाते हैं। अगर हम सब एक साथ गाए तो शायद भाग जाएं। उसकी बात थोड़ी उलझी हुई थी, लेकिन मतलब साफ था। मतलब ये कि अगर हम सब साथ दिखे तो वो लोग एस्केप कर सकते हैं, ऑस्टिन ने समझाया। और वो सीधे सीधे अप्रोच भी नहीं करते। ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन लड़कियों से अकेले बात करते हैं। पहचानना मुश्किल होता है कि कौन पिंसर्स का है और कौन सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है। तो हमें बेच चाहिए, काय ने सीधा निचोड़ निकाला। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे सबकी नजरें मरी पिक गई। कमरे की अकेली लड़की, क्या वो इनफ है? काय ने आईब्रो उठाकर पूछा। अगले ही पटाख
मरी का हाथ खाई के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। खाई के गाल पर लाल निशान उभर आया। इनू बस सिर हिलाता रहा। खाई को सच में लड़कियों से बात करना नहीं आता था। मरी ने गुस्से में अपने बालों की दोनों स्क्रंचीज निकाली। उसके पिगटेल्स खुल गए। बाल पीठ के आधे हिस्से तक गिर आए। उसने उंगलियों से उन्हें सीधा किया। बस हेयर स्टाइल बदलने से ही वो बिल्कुल अलग दिखने लगी। डिलिंक्वेंट ट्रियो ने थम्स अप दिया, जिससे मरी शर्मा गई। अच्छी शुरुआत है, ऑस्टिन ने कहा। अगर थोड़ा मेकअप भी कर लो तो परफेक्ट लगेगा। मरी सच में परफेक्ट बेट बनेगी, गैरी ने सहमति में कहा। वो उसके पास आया तो कुछ नोटिस किया। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। तुम ठीक हो? गैरी ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा नर्वस हूं। मैं बेट बनूंगी। कम से कम साइडलाइन से देखने से तो बेहतर है। गैरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, मैं हर वक्त तुम्हें देख रहा हूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, तुम स्टेसी जैसी हालत में नहीं पहुंचोगी। गैरी को समझ नहीं आया कि उसकी हार्ट बीट फिर तेज क्यों हो गई। मरी ने बस सिर हिला दिया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज हम पिंसर्स को खत्म करेंगे और उन्हें उनका खार्मा मिलेगा, जैसा मैंने एमी से वादा किया था। बर्नम की तरफ निकलने से पहले सभी लड़कों ने तय किया कि वे अपने गैंग कपड़े पहनेंगे, काले और सुनहरे ब्लेजर्स। इससे वे साफ तौर पर अलग दिख रहे थे, जैसे कोई ट्रबल ढूंढने निकला हुआ ग्रुप। लेकिन असल में वही तो उनका मकसद था। फिर भी अगर वे बर्नम पहुंचकर अलग अलग बढ़ जाएं और मरी पर नजर रखें तो ज्यादा अटेंशन नहीं खींचेंगे। खाई के मुताबिक इससे हाउलर्स की अवेयरनेस भी फैलेगी, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो आज के बाद स्लफ में उनकी फ्यूचर ऑपरेशन पूरी तरह सेट हो जाएगी। सावधानी के लिए गैरी अपना मास्क भी साथ लाया था। अच्छी बात यह थी कि जेडन से लड़ाई में वो नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए फिलहाल वो उसके ब्लेजर के अंदर छुपा हुआ था। बस में उसे पहनना बेवकूफी होती, क्योंकि वो बेवजह का ध्यान खींचता, लेकिन बाद में शायद काम आ जाए। ग्रुप ने बर्नम जाने के लिए बस लेने का फैसला किया और अपने लीडर के पैदल चलने वाले सुझाव को सीधा रिजेक्ट कर दिया। फूड स्ट्रीट की बजाय इस बार उनका टारगेट वहां का स्कूल एरिया था। वे बस के पीछे बैठे थे, जहां 4 सीट्स की रो थी, लेकिन ऑस्टिन के भारी शरीर की वजह से उसने 2 सीट घेर ली। इसी वजह से मरी और गैरी साथ बैठे थे। मैरी सामने देख रही थी, मुश्किल से ही सिर घुमा रही थी। यार, ये तो थोड़ा लेम है ना? इन्होंने ने खिड़की से बाहर देखते हुए शिकायत की। हम कोई हॉटशॉट गैंग नहीं है क्या? बस में क्यों घूम रहे हैं? गैंगस्टर्स के पास तो महंगी काली कार्स होती हैं और वो सब। टैक्सी ही ले लेते, वो भी इससे बेटर होती। टैक्सी महंगी होती है, गैरी ने तुरंत जवाब दिया। और हम सब के लिए 2 टैक्सी लगती। उतने में तो 10 ब्रेड के लोफ, जैम और केचप आ जाता। इतनी जल्दी जवाब सुनकर इनू को गैरी की मेंटल हालत पर थोड़ा शक हुआ। उन्हें पहले से पता था कि वो पैसों को लेकर काफी टाइट रहता है, लेकिन ये सुपरमार्केट वाली कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही अजीब थी। प्लीज बता देना कि तू बस यही नहीं खाता, सीरियसली। केचप सैंडविच? मुझे याद दिला देना कि तेरे बाद टॉयलेट कभी यूज ना करूं। इनू ने मजाक किया। गैरी ने ऑकवर्ड हंसी हंसी। अगर इन्हें पता होता कि रैट्स का शिकार न करने के लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। जब तक तुम में से किसी ने अपनी कत से कोई फैंसी कार नहीं खरीदी और हमें देने को तैयार नहीं है, तब तक ऐसा नहीं होने वाला, काय बोला। गैरी सही है। जब सस्ते ऑप्शंस मौजूद हों तो पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं। वैसे, उसने अपनी यूजुअल स्mirk के साथ जोड़ा, इस टॉपिक पर बाद में फिर बात कर सकते हैं। उम्मीद है तब तक तुम सब ड्राइव करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं चौफर बनने वाला नहीं हूं। 17 साल का होने के बावजूद खाई के पास पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस था, जबकि बाकी लड़कों को अभी अपने अगले बर्थडे तक इंतजार करना था। बर्नहम का सफर लंबा था, तो बस में बैठे बैठे वे बस प्लान दोहराते रहे। मैरी, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा काफी लाल लग रहा है और तुम नर्वस भी दिख रही हो। मेकअप के बावजूद उसके गालों की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। बाल खुले होने और सही अमाउंट के मेकअप के साथ मैरी सच में बिल्कुल अलग लग रही थी। वो अपनी उम्र 17 साल से कहीं ज्यादा मैच्योर दिख रही थी, किसी यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जैसी। मेकअप सच में डेंजरस चीज है, गैरी ने सोचा। हाँ, बस थोड़ी गर्मी लग रही है, मैरी ने जवाब दिया। और थोड़ा डर भी है कि कहीं मैं मैसअप न कर दूं या वो मुझे अप्रोच ही न करे। मरी के कंधों पर काफी जिम्मेदारी थी, लेकिन गैरी ज्यादा परेशान नहीं था।
अगर वे डिलिंक्वेंट लोग आसपास होंगे तो उसे यकीन था कि वो सिर्फ स्ट्रीट पर घूमते हुए और बातें सुनकर भी कुछ न कुछ पकड़ लेगा। फिर भी बेस्ट केस यही होता कि वे मरी को अप्रोच करें। स्टेसी के साथ जो हुआ था उसके बाद मरी का डर जायज था। सच कहें तो गैरी खुद भी डरा हुआ था। बाकी सब खुद को संभाल सकते हैं। मैं मार्क्स बचाकर रखना चाहता था फ्यूचर के लिए, लेकिन मैं और रिग्रेट्स नहीं चाहता। अगर मैंने उसे मार्क कर दिया तो कुछ भी हो, मैं उसे ढूंढ सकता हूं। मैरी, गैरी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम मरोगी नहीं? हैं? मैरी ने अजीब नजर से देखा। तुम मुझे जिंक्स करने की कोशिश कर रहे हो क्या? कल जो हुआ उसके बाद ऐसी बातें मत करो। गैरी के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। वो सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी मरी ने सिर खुजलाया। उफ, ठीक है। अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं प्रॉमिस करती हूं मैं नहीं मरूंगी। एरर, स्पोकन डील इज टू वेग। क्या बकवास, वेग कैसे? बॉन्ड मार्क लगाना काफी यूजफुल था। इससे गैरी किसी को भी ढूंढ सकता था और रोज 10 एक्सपी भी मिलते थे। लेकिन इसमें रिस्क भी था। वो इंसान हंटिंग टारगेट बन सकता था। इसलिए गैरी हमेशा अनब्रेकेबल प्रॉमिसेस बनाने की कोशिश करता था। लेकिन सिस्टम को आउटस्मार्ट करना इतना आसान नहीं था। मैरी के पिंसर्स के इलाके में जाने से पहले वो दिमाग पर जोर डाल रहा था कि कोई साफ और मजबूत प्रॉमिस सोच सके। थैंक्स, मैं बस तुम्हारे लिए वर्ड था। गैरी ने बात घुमाई। मैं अभी तक आदत में नहीं हूं कि तुम एक्शन में हो। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस गैंग में हमेशा रहोगी या ये गैंग हमेशा चलेगी? खुद गैरी को भी नहीं पता था कि ये सवाल उसके मुंह से कैसे निकल गए, लेकिन उसने एक बात नोटिस की। जवाब देने से पहले मैरी ने काई की तरफ देखा। जब तक ये उसका सपना है, मैं हाउलर्स के साथ रहूंगी, उसने कहा। फिर गैरी की तरफ देखते हुए बोली, और अब मेरे अपने रीजंस भी हैं। मैं किसी और को फॉलो करने की सोच भी नहीं सकती और न ही किसी को इससे बेहतर लीडर मान सकती हूं। ठीक है, गैरी ने कहा। जब तक तुम हाउलर्स का हिस्सा हो, मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रॉमिस करता हूं। तो हमें छोड़कर मत जाना, ठीक है? उसने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। यह सुनकर मरी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। जितना उसे पता था, गैरी ने यह सवाल किसी और से नहीं किया था। क्या ये उसका तरीका है ये कहने का कि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है? जरूर, मैरी मुस्कुराई, बिना हिचकिचाए अपनी उंगली उसकी उंगली में फंसाते हुए। मैं प्रॉमिस करती हूं। A spoken deal has been made. Would you like to mark Marie de Grace? ठीक उसी वक्त बस उनके स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। अब काम शुरू करने का समय था। स्लोव के हर इलाके में अपनी एक छोटी सी शॉपिंग स्ट्रीट होती थी, जहां अलग अलग तरह की चीजें बेचने वाले रिटेलर्स मिलते थे। लेकिन बर्नहम की हाई स्ट्रीट में कदम रखते ही ग्रुप को एहसास हो गया कि ये इलाका उस फूड स्ट्रीट जितना एफ्लुएंट नहीं था जिसे वे कुछ दिन पहले देख चुके थे। यहाँ कुछ कपड़ों की दुकानें थीं, जूते और की मेकर्स भी थे, लेकिन ज्यादातर दुकानें पुरानी और जर्जर लग रही थीं। दीवारों पर जगह जगह ग्राफिटी था और कई शॉप्स तो पूरी तरह बोर्डेड अप थीं। आखिरकार टियर 3 टाउन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां लोग लग्जरी पर पैसा खर्च कर सकें। यही वजह थी कि इस इलाके में फैक्ट्रीज और मैनुअल लेबर वाली जॉब्स इतनी ज्यादा थी। अब ये हुई ना वो स्लो जो मैं जानता हूं, इनू ने राहत भरी आवाज में कहा। उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब था, लेकिन सच कहें तो बाकी लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे थे। हाल ही में वे स्लव के ऐसे इलाकों में जा रहे थे जो उन्हें बिल्कुल फॉरेन लगते थे। ऐसे इलाके जहां वे पहले कभी कदम भी नहीं रखते। वो जगहें जिन पर बड़े गैंग्स का कब्जा था। ऐसा लगता था जैसे पूरे टाउन का पैसा किसी तरह उन्हीं की तरफ बह रहा हो। थोड़ी दूरी पर हाई स्कूल की इमारत का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था। वही उनकी असली वजह थी यहां आने की। ठीक है, प्लान पर टिके रहो। फोन्स हमेशा अपने पास रखना, खाई ने याद दिलाया। सबने सिर हिलाया और ग्रुप अलग अलग बोर्ड गया। हालांकि अभी तक उन्हें ऐसा कोई भी इंसान नहीं दिखा था जो साफ तौर पर हाई स्कूल रिक्रूटर लगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा कोई दिखा तो वो तुरंत भाग खड़ा होगा। फिर भी सब मरी पर नजर बनाए हुए थे, जैसे तैसे विंडो शॉपिंग का नाटक करते हुए। हाई स्ट्रीट पर चलते हुए मारी ने थाई तक आने वाले ब्लैक बूट्स पहन रखे थे। उसके ऊपर एक फिटिंग कोट था और बालों का एक हिस्सा पीछे किया हुआ था, जिससे उसके अच्छे इयररिंग्स दिख रहे थे। किसी ने भी उसे पहले इतना गर्ली कपड़ों में नहीं देखा था। एक और बात जो सबने नोटिस की, वो ये थी कि इस जगह पर वो अलग ही चमक रही थी। वहां दूसरी लड़कियां भी थी,
लेकिन कोई भी उसकी तरह महंगे या अच्छे क्वालिटी के कपड़ों में नहीं थी। लगता है ये सब उस ब्लॉन्ड लड़के के पैसों का कमाल है, इन्होंने ने सोचा। अब तो शक होने लगा है कि ग्रे कलर गैंग के पैसों में से उसने मारी और उसकी मां को जितना बताया, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा दिया है। उसके दिमाग में एक और बात भी घूम रही थी। गैरी ने हॉस्पिटल में अंडरडॉग्स का जिक्र किया था कि वो उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आ गया था और बात अधूरी रह गई थी। फिंसर्स तो बस एक छोटी सी गैंग थी और उनसे निपटना ही इतना मुश्किल साबित हो रहा था। तो फिर अंडरडॉग्स जैसी बड़ी गैंग से 5 टीनेजर्स कैसे निपटेंगे? फिर भी इनू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगर कभी हाउलर्स उस लेवल तक पहुंच गए, तो वो नजारा काफी मजेदार होगा। हे, शायद तुम्हें ये रोज सुनने को मिलता होगा, लेकिन तुम सच में कमाल लग रही हो। बीच स्ट्रीट में अचानक एक आवाज गूंजी और सबकी नजरें मरी की तरफ चली गई। एक जवान लड़का उसके सामने खड़ा था, ट्रेंडी कपड़ों में, और उसके गले में एक प्रोफेशनल कैमरा लटका हुआ था। वो कोई सस्ता कैमरा नहीं था, ये साफ दिख रहा था। और पूरी स्ट्रीट में से उसने मरी को ही चुना था। नहीं, मैंने कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा भी नहीं, मरी ने जवाब दिया, आंखें झपकाते हुए। लेकिन तुम्हारा लुक तो एकदम परफेक्ट है, सिर से पैर तक, लड़के ने तारीफ की। और तुम्हारा फैशन सेंस भी शानदार है, उसने मरी को थम्स अप दिया। अगर तुम फ्री हो तो ट्राई करना चाहोगी? मैं एक मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करता हूं। हम तुम जैसी यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है तुम हमारे नेक्स्ट कैंपेन के लिए बिल्कुल सही हो। ऑफ कोर्स, तुम्हें पे किया जाएगा। और अगर मेरे बॉस को तुम पसंद आ गई, तो तुम्हारी फोटोज टियर 2 सिटीज और टियर 3 टाउन्स में दिख सकती हैं। फिर अचानक वो रुक गया और उसे ऊपर नीचे देखने लगा, जैसे जज कर रहा हो। लेकिन क्योंकि तुमने कहा कि तुमने पहले मॉडलिंग नहीं की है, क्या मैं तुम्हारी कुछ प्रैक्टिस फोटोज ले सकता हूं? हमारा स्टूडियो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैरी ने थोड़ी देर ऐसे दिखाया जैसे वो सोच रही हो, क्योंकि सच में उसे नहीं पता था कि क्या करना सही रहेगा। प्लान ये था कि देखा जाए कि और लोग भी जुड़े हैं या नहीं। ऊपर से उसे ये सुनकर हैरानी हुई थी कि उनका कोई कोई फिजिकल स्टूडियो भी है। तुम जानते हो क्या? ये सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे चुनने के लिए थैंक यू। वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, और न ही बाकी लोगों को। मैरी और वो लड़का साथ चलने लगे। वो उसे अपने स्पेशल शॉप फाप की तरफ ले जा रहा था। मेन हाई स्ट्रीट से हटकर वे एक एलीवे से होकर पास के ही दूसरे इलाके में जा रहे थे। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा, गैरी ने सोचा। डोंट इंटरवीन जस्ट येट, लेट्स फर्स्ट चेक वेयर ही इज टेकिंग हर। ग्रुप चैट में मैसेज आया, और हैरानी की बात यह थी कि वो खाई का था। लेकिन स्टेसी के साथ जो हुआ था, वो अभी भी गैरी के दिमाग में ताजा था। उसके लिए चुपचाप पीछे रहना आसान नहीं था। Don't worry, that guy was just a delinquent. Remember, they're high school students like us, and they need to present the girls intact. They will take us to the right place. ये मैसेज पढ़कर गैरी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसने मरी के काफी करीब रहने का फैसला किया। बाकियों से अलग वो उसी एलीवे में गया, उनसे करीब 30 मीटर पीछे, हर हरकत पर नजर रखते हुए। तुम्हारी शॉप कितनी दूर है? शुरुआत में लड़का काफी चैटी था, लेकिन अचानक वो चुप हो गया। मैरी ने नोटिस किया कि वो पीछे देखने लगा था। अगली एलीवे पर पहुंचते ही उसने अचानक मैरी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। तुम तुम हमें फॉलो कर रहे हो? वो लड़का चिल्लाया। तुम कौन हो? किसी लड़की का फ्रेंड हो, बदला लेने आए हो? किसने तुम्हें भेजा? मारी ने कुछ नहीं कहा। खैर, कोई बात नहीं, वो हंसते हुए बोला। मेरे बाकी दोस्त तुम्हारे दोस्तों से निपट ही लेंगे। तब तक क्यों न मैं तुम्हारे साथ थोड़ा मजा कर लूं। वैसे भी तुम जल्द ही डैमेज्ड गुड्स बनने वाली हो। वो हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ आया। उसी पल मारी ने अपनी छोटी कोट को थोड़ा ऊपर उठाया। शॉर्ट्स के नीचे उसकी थाई पर एक स्पेशल स्ट्रैप ड्रैप बंधा हुआ था, और उसमें 2 नाइव्स लगी हुई थी। दोनों नाइव्स निकालते ही उसने लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट में 2 स्लैशेस किए। लड़के के हाथ से खून बहने लगा। मैं कोई कमजोर, दबने वाली लड़की नहीं हूं। मुझे गिल्ट महसूस कराने के लिए थैंक्स। अब मुझे तुम्हें हर्ट करने में कोई पछतावा नहीं है। सोच रही हूं, तुम जैसे लोगों ने ये घटिया काम करके कितनी जिंदगियां बर्बाद की होंगी। तू हरामी बिच! वो टीनेज लड़का चिल्लाया। उसके हाथ से खून टपक रहा था।
कट बहुत गहरे नहीं थे, लेकिन अपनी हालत देखकर ही उसे तेज दर्द महसूस हो रहा था। तू बदचलन, हथियार इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? सच कहें तो मरी उस दिन से डरती आ रही थी जब उसे किसी पर अपनी नाइव्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। फिर भी हर रोज वो जल्दी उठती, स्कूल जाती और खाए, इनू और ऑस्टिन के साथ ट्रेनिंग करती थी, गैरी को बिना बताए। इतना ही नहीं, बाकी लोगों को भी इसका पता नहीं था, और जो भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता, वो अकेले प्रैक्टिस करती। ये सच था कि ज्यादातर लड़के उससे शारीरिक तौर पर ज्यादा ताकतवर होते। इसी वजह से खाई ने उसे वेपन्स दिलवाए थे, ताकि वो उस गैप को पूरा कर सके। मैरी ने ब्लॉन्ड टीनेजर से सीखी हर चीज दिमाग में बिठा ली थी। सबसे जरूरी लेसन था, दूसरे इंसान को कभी भी तुम्हें पकड़ने का मौका मत देना। डिलिंक्वेंट गुस्से से पागल हो चुका था और बदला लेने के लिए फिर से आगे बढ़ा। मारी ने उसकी पंच को आसानी से डॉज किया और नाइफ से ऊपर की तरफ वार किया, जिससे उसके फोरआर्म पर एक और गहरा जख्म बन गया। मारी फुर्तीली और फ्लेक्सिबल थी, जबकि वो लड़का सिर्फ रॉ पावर पर निर्भर था। 2 बार चोट लगने के बाद उसका गुस्सा और भड़क गया। बाकी लोग कहाँ हैं? अब तक उन लोगों से निपटे क्यों नहीं? वो सोचते हुए एली के मोड़ की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लकड़ी के प्लैंक पर पड़ी, जिसमें एक नेल घुसी हुई थी, शायद किसी टूटी कुर्सी का हिस्सा। उसने प्लैंक उठाया और फिर से स्mirk किया। अब जो होगा, उसके लिए खुद को दोष देना, बिच। लड़के को हथियार उठाते देख मैरी को खाई की सीख याद आई। लकड़ी का प्लैंक या स्टिक सामने वाले को रेंज का फायदा देता है, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड इंसान हर वार में ज्यादा कमिट कर देता है, और वहीं वो खुद को खुला छोड़ देता है। उसी मौके का फायदा उठाना था। डिलिंक्वेंट बिना टेक्निक के पूरी ताकत से वाइड स्विंग्स मार रहा था। मैरी को एहसास हो गया कि अगर वो इस हथियार से एक भी बार लगी तो शायद फिर उठ न पाए। ये उसकी पहली फाइट थी और डर से भरी हुई। पहले कुछ स्विंग से बचने के बाद मरी की पीठ किसी सख्त चीज से टकराई। अगली बार जब लड़के ने वार किया, मरी नीचे झुक गई और प्लैंक दीवार से जा टकराया। यही उसका मौका था। वो तुरंत आगे बढ़ी और चेस्ट पर 2 तेज स्लैशेस मारे। कपड़ों के आर पार एक बड़ा सा एक्स मार्क बना दिया। लड़का चीख पड़ा। नाइफ ने कपड़े फाड़ते हुए उसकी स्किन को चीर दिया था। ये एहसास मैरी की कल्पना से बिल्कुल अलग था। शार्प नाइफ से स्किन काटना जितना उसने सोचा था, उससे कहीं आसान था, और वही फीलिंग उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प्स पैदा कर रही थी। प्लैंक से दीवार पर लगने की वजह से उसके हाथ दर्द से सुन्न थे, चेस्ट और आर्म से खून बह रहा था, और ये सब उस लड़की की वजह से था। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई दिए, और उसके बाद तालियों की आवाज। बहुत बढ़िया काम किया मरी, एक मेल वॉइस ने लीफ की। डिलिंक्वेंट ने सोचा था कि उसके दोस्त आए होंगे, लेकिन उसकी आंखों के सामने 4 अजनबी लड़के खड़े थे। सबने ब्लैक और गोल्ड कपड़े पहन रखे थे, और उनमें से एक ने वुल्फ मास्क लगाया हुआ था। हमने तुम्हारे दोस्तों से पहले ही प्यार से पिंसर्स के बेस और उनके लीडर के बारे में पूछा था, काई ने कहा। दुर्भाग्य से किसी को कुछ पता नहीं था। वैसे भी ज्यादातर लोग तो जवाब देने लायक ही नहीं बचे। हमने उन्हें नॉकआउट कर दिया। अच्छा है कि तुम अब भी बोलने की हालत में हो। असल में जब गैरी मरी के पीछे एली में गया था, तो एक बड़े से लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया था। लगता था डिलिंक्वेंट्स उतने बेवकूफ नहीं थे, जितना उन्होंने सोचा था। शायद जानबूझकर ये रास्ता चुना गया था, ताकि पीछा करने वालों को रोका जा सके। एक नहीं, कई लोग छिपे हुए थे। दुर्भाग्य से उनके लिए हाउलर्स उन कमजोर डिलिंक्वेंट जैसे नहीं थे जिनसे वो रोज निपटते थे। चारों लड़कों के सामने वो टिक ही नहीं पाए। जैसे ही सब निपट गए, गैरी मैरी की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन खाई ने उसे फिर रोक लिया, उसे खुद हैंडल करने देने के लिए। ईमानदारी से कहें तो काय खुद भी हैरान था कि मैरी इतनी अच्छी कैसे लड़ रही थी। सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, वो जरूर नेचुरल फाइटर थी। फिर भी जब डिलिंक्वेंट ने प्लैंक उठाया और पूरी ताकत से हमला करना शुरू किया, काय का हार्ट बीट तेज हो गया, और वो अकेला नहीं था। गैरी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मास्क पहना और आगे बढ़ गया। लड़के के हाथ में अभी भी प्लैंक था। जैसे ही उसने ग्रुप को आते देखा, वो घबरा गया और पीछे हटने लगा। आह! वो चीखा, लेकिन गैरी की तरफ नहीं, सीधे मरी की तरफ दौड़ा। अब तक मरी ने गार्ड थोड़ा ढीला कर दिया था, क्योंकि बाकी लोग सामने आ चुके थे। उसी पल डिलिंक्वेंट को मौका मिल गया। वो उसे हॉस्टेज बनाने वाला था, लेकिन 2-3 कदम में ही एक हाथ उसकी गर्दन पर कस चुका था।
कुछ ही सेकंड्स में गैरी वहां पहुंच चुका था और पूरी ताकत से उसका गला दबा रहा था। 3 पॉइंट्स डेक्सटेरिटी में एलोकेट किए गए बेस डेक्सटेरिटी, अब 18 स्किल एक्टिवेटेड, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन एजिलिटी 18+3। क्या सोच रहा था तू? गैरी चिल्लाया। तू उसे मार सकता था। उसने एक हाथ से लड़के को दीवार पर दे मारा और उठाते हुए हवा में टांग दिया। लड़के का चेहरा लाल पड़ चुका था, आंखें बाहर निकलने को थीं। देखते हैं जब कोई तुझे मारने की कोशिश करे तो कैसा लगता है। गैरी दहाड़ा, ग्रिप और कसते हुए। रुको। मैरी चिल्लाई और उसके हाथ को पकड़ लिया। उसे छोड़ दो। काय ने भी कहा, हमें जिंदा चाहिए, बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए। अपने गुस्से से बाहर आकर गैरी ने पकड़ ढीली की। लड़का जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से खांसता हुआ, सांस के लिए हांफता हुआ। उसने सच में मौत को छू लिया था। काय ने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ा और ऊपर देखने पर मजबूर किया। अगर नहीं चाहता कि मेरा दोस्त जो शुरू कर चुका है वो पूरा करे, तो बोलना शुरू कर। पिंसर्स का मेन बेस कहाँ है? लड़कियों को कहाँ ले जाते हो? बॉस कौन है? डर के मारे लड़के ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। बर्नहम फूड स्ट्रीट, वो जल्दी जल्दी बोला। हम उन्हें द क्रैकन नाम की जगह ले जाते हैं। बॉस को कभी नहीं देखा, सिर्फ उसके राइट हैंड मैन को, लेकिन वो लोग वहीं होते हैं, पक्का। चलो, गैरी ने कहा, और बिना पीछे देखे बर्नहम फूड स्ट्रीट की तरफ बढ़ गया। इन दिनों वीकेंड्स पर एमी अक्सर बिल्कुल खाली बैठी रहती थी। रेवन द्वारा उसे और स्टेसी को किडनैप किए जाने के बाद से उसे अकेले बाहर जाने में डर लगता था। भले ही 15 साल की वो टीनेजर कहीं जाना भी चाहती, तो जाती किसके साथ? ये सोचते ही उसका दिल और भी भारी हो जाता था। आज भी उन्हीं दिनों में से एक था जब एमी को लगता था कि उसकी जिंदगी पर जैसे कोई कर्स लगा हुआ है, और आज तो ये एहसास और भी ज्यादा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, नीचे हल्की जलन भी थी क्योंकि वो बार बार उन्हें रगड़ चुकी थी। मेज पर रखा टिश्यू बॉक्स लगभग खाली हो चुका था। आह डैम, गैरी मुझ पर चिढ़ने वाला है, इतने सारे टिश्यूज वेस्ट करने के लिए। एमी ने बॉक्स की तरफ देखते हुए सोचा। उसके गुस्से वाले रिएक्शन की कल्पना करते ही उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। इन दिनों उसे खुश करने वाली चीज बस अपने भाई के बारे में सोचना ही था। गैरी गया कहाँ है वैसे? क्या कल उसने स्टेसी के बारे में जो मुझसे पूछा वो बस कोइंसिडेंस था, या उसे समहाउ पहले से ही पता है कि वो मर चुकी है? अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड की मौत के बारे में और सोचने से बचने के लिए एमी ने जबरदस्ती अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग एक बुरी चीज से दूसरी बुरी चीज पर कूद गया। इस बार वो खून से सने कपड़े थे। वो जितना भी कोशिश करे, दिन में जब भी अपनी वार्डरोब खोलती, उसकी नजर अपने भाई वाली अलमारी पर चली ही जाती, जहां वो कपड़े रखे हुए थे। उसने अब तक उन्हें दफनाया या जलाया क्यों नहीं? क्या उसने जानबूझकर यहां रखा है ताकि मुझे पता चल जाए? एमी उदास हो गई। इतना बड़ा सीक्रेट अपने अंदर दबाकर रखना एक भारी बोझ जैसा था। आमतौर पर वो इसे समहाउ संभाल लेती थी, लेकिन आज की खबरों के बाद ये बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। आखिरकार एमी उठी और अपना फोन उठा लिया। शायद वो स्टेसी की मौत के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए अब उसका पूरा दिमाग गैरी से भरा हुआ था। वो जानना चाहती थी कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो गैरी के कामों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन कम से कम सच तो जानना चाहती थी। उसने जो भी किया हो, वो जानती थी कि उसके भाई ने ये सब उसी के लिए किया होगा। फिर भी वो उस बोझ को उसके साथ बांटना चाहती थी, भले ही उसे कभी पता न चले कि एमी ये सब जानती थी। और उसे जानते हुए वो शायद अकेले में कुछ क्रेजी करने निकल गया होगा, ताकि सब कुछ कवर अप कर सके। हाँ, अगर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मुझे अपने भाई की मदद करनी ही होगी। एमी ने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। कॉन्टैक्ट्स लिस्ट स्क्रॉल करते हुए एक ऐसा नाम था जिसके बारे में एमी को यकीन था कि उसे पता होगा कि हाल में गैरी क्या कर रहा था। अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद उसे सच्चाई भी पता हो। कोई ऐसा इंसान जो गैरी के उतना ही करीब था जितनी वो खुद थी। एमी आज इंतजार करने के मूड में नहीं थी, इसलिए टेक्स्ट भेजने की जगह उसने कॉल करना बेहतर समझा। कुछ रिंग्स के बाद सामने से कॉल उठा ली गई। एमी, क्या हुआ? गैरी के साथ कुछ हो गया क्या? वो ठीक है ना? ओह नो, उसने तुम्हें कुछ हर्ट तो नहीं किया? एमी बोलो। इतने सारे सवालों की बौछार से एमी को फोन कान से दूर करना पड़ा। उसने लाउड स्पीकर ऑन कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि टॉम ने भी वही किया था, जजिंग बाय उसकी तेज आवाज से। तुम क्या बोल रहे हो टॉम? एमी ने पूछा।
गैरी कल ठीक ठाक घर आया था और वो मुझे क्यों हर्ट करेगा? दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। इस खामोशी में एमी को सोचने का मौका मिला कि टॉम ने अभी क्या कहा था। साफ था, वो किसी वजह से घबराया हुआ था। लगता है उसे सच में कुछ पता है। असल में टॉम इतना ज्यादा परेशान इसलिए था क्योंकि उसे गैरी से कोई खबर नहीं मिली थी। स्कूल में जो अजीब घटनाएं हुई थी, उसके बाद उसने गैरी के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखा था। अपने बेस्ट फ्रेंड को वो इतने सालों से जानता था कि समझ गया था गैरी कुछ क्रेजी करने वाला है, जैसे रेड कलर गैंग पर धावा बोल देना। टॉम को पहले से ही शक था कि ग्रे कलर गैंग पर हुए अटैक के पीछे गैरी ही था, और फुल मून के करीब आते ही उसे डर था कि कहीं उसका दोस्त फिर से अपने उस साइड को कंट्रोल न खो दे। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, टॉम ने कहा। मुझे लगा होगा तुम्हें पता चल गया होगा। स्कूल में रेड कलर गैंग ने हम सबको इकट्ठा किया था। वो सब अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे तुम्हारे उस हॉट हेडेड भाई की चिंता हो रही थी। एनीवे, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हारी मां के बारे में पता चला। मेरी कंडोलेंसेस। टॉम ने अपने बिहेवियर के लिए एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अचानक रियलाइज हुआ कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन से बात कर रहा है और कॉल उसी ने किया था। डैम, ये टॉपिक बदल रहा है। मैं इसे फिर से गैरी पर कैसे लाऊं? ओ, उसने तुम्हें ये बताया? एमी बोली। अभी तक उन्हें होश आने के कोई साइंस नहीं दिखे हैं, लेकिन माँ की हालत और खराब भी नहीं हुई है, तो शायद यही अच्छी बात है। मैं जितना हो सकता है उतनी ठीक हूं। लेकिन गैरी, वो अजीब बिहेव कर रहा है। वो अक्सर बाहर जा रहा है, देर से लौट रहा है। पता नहीं इसका इससे कोई कनेक्शन है या नहीं। इसलिए मैं पूछना चाहती थी, उसके बेस्ट फ्रेंड होने के नाते क्या तुम्हें कुछ पता है? कुछ ऐसा जो वो छुपा रहा हो? आखिरी शब्द बोलते वक्त एमी की आवाज में साफ था कि वो पहले से ही बहुत कुछ जानती थी। उसे कितना पता है? क्लियरली उसे कम से कम कुछ तो पता है। क्या गैरी ने उसे वेयरवुल्फ होने के बारे में बता दिया? थॉम पैनिक कर गया और कुछ नहीं बोला। उसकी ये चुप्पी एमी के शक को और पक्का कर रही थी। तो इसका मतलब तुम्हें पता है, एमी ने कहा। देखो, मुझे कुछ चीजें मिली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या करूं। गैरी को नहीं पता कि मुझे पता है, और मैं सच में नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। अचानक एमी फोन के दूसरी तरफ रोने लगी। टॉम से ये देखा नहीं गया। वो जानता था कि एमी कितनी प्योर है, हमेशा गैरी की मदद करने वाली। डेम फैमिली पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी, और अब उसके भाई का वेयरवुल्फ होना, ये सीक्रेट उसके लिए कितना क्रशिंग होगा, वो समझ सकता था। इसलिए टॉम एक नतीजे पर पहुंचा। क्यों न हम सीधे गैरी से मिलकर उससे पूछ लें? टॉम ने सुझाव दिया। अगर तुम्हें पहले से पता है तो उसे तुमसे छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसे खुद तुम्हें बताना चाहिए। इससे शायद तुम दोनों को ही बेहतर लगेगा, और उसे सुनने पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी। सच तो यह था कि टॉम खुद भी गैरी से कुछ सवाल पूछना चाहता था। क्या वही ग्रे कलर गैंग पर हुए अटैक के पीछे था, और स्कूल के बाद उसने क्या किया था? लेकिन वेयरवुल्फ बनने के बाद से गैरी कभी-कभी डरावना लगने लगता था। टॉम को उम्मीद थी कि उसकी छोटी बहन की मौजूदगी में वो उसे थोड़ा काम रख सकेगा। ओके, एमी ने सिसकते हुए कहा। लेकिन गैरी यहाँ है ही नहीं, और मुझे नहीं पता वो कब लौटेगा। मुझे लगता है मुझे पता है वो कहाँ हो सकता है, टॉम बोला। वो वुल्फ्स पूल क्लब नाम की जगह पर काम कर रहा है। अगर वो वहां नहीं भी हुआ तो उसके कोवर्कर्स हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ मिल सकता है। क्या मैं तुम्हें पिक कर लूं और हम साथ चलें? प्लान तय होते ही कॉल खत्म हो गई। टॉम कुछ देर फोन को हाथ में पकड़े खड़ा रहा और उसके चेहरे पर हल्की गर्मी महसूस होने लगी। मिरर में देखा तो उसके गाल लाल हो रहे थे। मैं एमी के साथ बाहर जा रहा हूं, सिर्फ हम दोनों। मतलब वो मुझसे बस 1 साल छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन उसका भाई गैरी है। अगर मैंने उसे अपसेट कर दिया तो? उसके दिमाग में एक इमेज उभरी। गैरी ट्रांसफॉर्म होकर वहीं उसका सिर लगभग काट ही ले। उस ख्याल को झटकते हुए टॉम ने खुद को याद दिलाया कि ये डेट नहीं है, बस दो टीनेजर्स ऑपोजिट सेक्स के गैरी को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, ये डेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने बेस्ट कपड़े पहन लूं तो क्या ही नुकसान है? कुछ देर बाद टॉम एमी के घर पहुंचा। पीपल से देखकर एमी ने कंफर्म किया कि वही है। तुम ये क्या पहनकर आए हो? दरवाजा खोलते ही एमी ने पूछा। टॉम कुछ ऐसा पहने था जो लगभग सूट जैसा लग रहा था, टाई भी लगी हुई थी। तुम तो जॉब इंटरव्यू पर जा रहे लग रहे हो। एम्बेरस्ड होकर टॉम ने जल्दी से टाई खोलकर पॉकेट में रख दी।
आ, मेरी गलती। एक्चुअली मैं अभी डैड की जगह पर इंटर्न इंटरव्यू से आ रहा था और तुम इतनी सीरियस लग रही थी तो बस जल्दी में सीधे आ गया, उसने सिर खुजलाते हुए कहा। दरवाजा बंद करके दोनों साथ निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस जगह के सामने खड़े थे जिसे वोल्फ्स पूल क्लब कहा जाता था। तो यही वो जगह है जहां गैरी काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है? एमी ने पूछा। हाँ, टॉम ने आगे बढ़ते हुए कहा। चलो देखते हैं तुम्हारा भाई कौन कौन से सीक्रेट्स छुपा रहा है। द क्रेकन बर्नहम फूड स्ट्रीट के बिल्कुल आखिरी छोर पर कोने में बना हुआ था। बाहर से पूरा एस्टेब्लिशमेंट काले रंग का था और उसे एक पुराने जहाज जैसा डिजाइन किया गया था, टूटे फूटे लकड़ी के फेक पैनल्स के साथ। बिल्डिंग के ऊपर उसके नाम के ठीक पास एक विशाल ऑक्टोपस जैसा स्ट्रक्चर लगा था जो अक्षरों के साथ लिपटा हुआ दिखता था। लेकिन इसकी यूनिकनेस सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं थी। रेस्टोरेंट के अंदर जमीन पर चलने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के पैनल्स बने थे। इन वुडन पैथ्स के अलावा पूरा फर्श हल्के पानी से ढका हुआ था और इसी पानी के ऊपर लकड़ी के रास्ते छोटी छोटी नावों तक जाते थे। यहीं बैठकर कस्टमर्स अपना खाना एंजॉय करते थे जैसे वो सच में किसी बोट पर हों। इसी अनोखे सेटिंग की वजह से यह जगह काफी पॉपुलर थी। सच तो यह था कि बर्नम की उन गिनी चुनी जगहों में से एक थी जो रात होने पर भी रेस्टोरेंट के तौर पर ही चलती रहती थी, ना कि बिजनेस के किसी और साइड में बदल जाती। बहुत कम लोग जानते थे कि यह सब सिर्फ एक फसाद था फैंसर्स गैंग के लिए। तीसरी मंजिल पर एक ग्रैंड ऑफिस था, ऐसी जगह जहां किसी कस्टमर को जाने की इजाजत नहीं थी। वो कमरा नीचे के डाइनिंग हॉल जितना ही बड़ा था। कमरा काफी लंबा था और उसके बिल्कुल आखिर में एक बड़ी सी टेबल रखी थी जहां पिंसर्स की लीडर बैठती थी। इस वक्त कमरे के दोनों ओर आदमी स्टैचू की तरह सीधे खड़े थे। बीच में डेस्क से थोड़ी दूरी पर कुछ मेन सूट्स में खड़े थे और उनके बगल में कुछ महिलाएं। बॉस! बीच में खड़े एक आदमी ने पूरी आवाज में कहा, मैं आपको हमारे नए प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूं। किस जगह का भेजना है वो आपके जजमेंट पर छोड़ते हैं। एक चेयर धीरे धीरे घूमी और सामने आई एक लंबी काले बालों वाली औरत जिसने टाइट फिटिंग लेपर्ड प्रिंट ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस का फ्रंट हिस्सा गहरे वी शेप में खुला हुआ था जिससे उसका क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। अगर उसके कंधों पर रखी बड़ी फर पीस ना होती तो शायद और भी ज्यादा दिखता। जिसे सब बॉस कह रहे थे वही स्लाव के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिकिंग बिजनेस की जिम्मेदार थी। ये मिडिल एज्ड औरत ओलिविया पर्ल कहलाती थी। जब वो खड़ी हुई तो उसकी हाइट लगभग 6 फीट तक पहुंचती थी। वो एक टॉल वुमन थी और जब वो आगे बढ़ी तो कई आदमियों की नजरें अपने आप उसकी लंबी टांगों और फिगर पर टिक गई। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां कोई ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं करता था, और वो था ओलिविया का चेहरा। ये इसलिए नहीं था कि वो बदसूरत थी, बल्कि उल्टा। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी मेनेसिंग ऑरा थी जैसे वो सामने वाले के आर पार देख सकती हो। ऊपर से उसका टेम्परामेंट भी काफी तेज था। अगर उसने किसी को घूरते हुए पकड़ लिया तो वो तुरंत भड़क जाती। हालांकि ये ट्रीटमेंट वो सिर्फ एक खास तरह के लोगों को देती थी। ओलिविया ने लड़कियों की लाइन के सामने खड़े होकर चारों को इंस्पेक्ट किया, लेकिन उसकी नजर में वो इंसान नहीं थी, बल्कि लाइव स्टॉक जैसी लग रही थी। तुम थोड़ी यंग लग रही हो। अभी के लिए तुम्हें यांग्स के पास भेज देते हैं। लाइन में आगे बढ़ते हुए उसने दूसरी लड़की को देखा और कुछ कुछ पल बाद बोली, बर्चवुड हाउस। वो इसी तरह बर्नहम फूड स्ट्रीट की अलग अलग जगहों के नाम लेती गई। जैसे ही किसी लड़की का फ्यूचर वर्क प्लेस तय होता, एक आदमी उसे ले जाकर आगे की ड्यूटीज के बारे में समझाता। आखिर में वो आखिरी बची लड़की के सामने रुकी और उसे बाकी सबसे ज्यादा देर तक देखा। अब तक की सभी लड़कियों में ये सबसे ज्यादा स्नो वाइट ब्यूटी थी। उसकी स्किन बिल्कुल साफ थी, कहीं कोई निशान नहीं। लेकिन वो अकेली थी जो साफ साफ कांप रही थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और तुम, ओलिविया ने कहा, तुम क्रैकन में ही रहोगी। पहली बार उसके चेहरे पर इमोशन का हल्का सा चेंज आया और होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई। अभी के लिए वहां मेरी डेस्क के पास खड़ी हो जाओ। लड़की थोड़ा हेजिटेट करने लगी तो उसके पास खड़े आदमी ने उसे हल्का सा धक्का दिया। उसी पल ओलिविया की नजर उसकी तरफ गई और वो आदमी तुरंत नजरें झुका ले गया। आई अपोलोजाइज। प्लीज यंग मिस, लेडी बॉस के ऑर्डर्स मान लो, यही हम सबके लिए बेहतर होगा, आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुनकर वो स्नो वाइट ब्यूटी चुपचाप डेस्क के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने सुना है
कल कोई डिस्टरबेंस हुआ था, ओलिविया ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। कोई पिंसर्स के बारे में पूछताछ कर रहा था और हमारी एक लड़की मर भी गई। यस बॉस, वही आदमी बोला जो अब तक बोल रहा था। दो यंग मैन थे जो क्लाइंट्स बनकर आए थे। एक लड़की बाहर भागी और गार्ड्स को बताया। दुर्भाग्य से उन्हें पकड़ने की कोशिश में हमारे एक वर्कर को चोट लग गई। वो इंट्रूडर्स उस लड़की को लेकर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन चिंता की बात नहीं है बॉस, वो उसे पास के हॉस्पिटल ले गए। हमने वहां की एक नर्स को इंश्योर करवा दिया है कि वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी। ओलिविया ने अपना पाइप जलाया, गहरी सांस ली और फिर धुआं बाहर छोड़ा। यानी तुम दो इंट्रूडर्स पकड़ने में फेल रहे और ऊपर से हमारी एक लड़की भी मर गई, ओलिविया बोली। उसे चुप कराने के लिए, ताकि वो हमारे सीक्रेट्स बाहर न बताए। कौन थी वो? हमारी टॉप अर्नर्स में से कोई? आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बॉस, उसका पहला ही दिन था। उसके पेरेंट्स ने हमसे पैसे उधार लिए थे। काफी लकी हो तुम, ओलिविया ने कहा और पीछे रुकी लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा। आज इतनी अच्छी चीज मिल गई, वरना मेरा मूड बहुत खराब होता। आदमी ने राहत की सांस ली। उसने अभी सब कुछ नहीं बताया था। अगर ओलिविया को पता चल जाता कि भागते वक्त पिंसर्स गैंग के कितने लोग घायल हुए थे, तो कोई भी उन्हें नहीं बचा पाता। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो दोनों लड़के फिर कभी न दिखें। वैसे भी इतनी जल्दी कोई गैंग उनके एरिया में खुलेआम ट्रबल शुरू करेगा, ये काफी अनलाइकली था, खासकर कल जो हुआ उसके बाद। ऑलराइट, एवरीवन आउट, ओलिविया चिल्लाई। कमरे में मौजूद सारे आदमी बाहर निकलने लगे। डोर बंद होते वक्त पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने अपनी लेडी बॉस को देखा, जो होंठ चाटते हुए उंगली से उस लड़की को अपने पास बुला रही थी। ओलिविया ने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे अपनी जीभ उस कम उम्र लड़की के मुंह में डाल दी। रिलैक्स करो और इस मोमेंट को एंजॉय करो, ओलिविया ने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा। मैं तुम्हें वो सब महसूस करवाऊंगी जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। काले और सुनहरे ब्लेजर्स पहने लोगों का एक ग्रुप तेज कदमों से बर्नम हाई स्ट्रीट पर चल रहा था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था बीच में चल रहा वो शख्स, जिसके सिर से लेकर नाक तक एक ब्लैक वुल्फ मास्क ढका हुआ था। दिन का वक्त था, इसलिए भीड़ रात जितनी नहीं थी। फिर भी ये नजारा गार्ड्स की नजर से बच नहीं पाया, जो हर जगह तैनात थे। विंडो के पास खड़ी होकर बाहर झांकते हुए निनी ने इस हलचल को देखा और उस बड़े आदमी को पहचान लिया। ये लोग कल के बाद वापस आ गए? ये लोग सुइसाइडल हैं क्या? निनी को स्टेसी की मौत की खबर मिल चुकी थी। वर्कर्स आपस में बातें करते रहते थे और स्टेसी के आने से पहले निनी ही वहां की सबसे नई लड़की थी। वही थी जिसने स्टेसी को शुरुआत में सब कुछ समझाया था। उसकी मौत की खबर ने निनी को जितना वो मानना चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा हिला दिया था। प्लीज, यहां से चले जाओ। तुम बस अपने लिए हालात और खराब कर रहे हो, निनी ने मन ही मन सोचा, जब तक वो उन्हें स्ट्रीट से गुजरते हुए देखती रही। आखिरकार वो क्रैकन के बाहर आकर रुके। गैरी आगे बढ़ा और ग्रुप ने बाहर खड़े दो वर्कर्स को धक्का देकर हटा दिया। हटो रास्ते से, गैरी ने कहा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर घुस चुके थे, मेन हॉल में। कुछ कस्टमर्स शांति से खाना खा रहे थे, लेकिन अजीब ग्रुप को देखकर कई लोग रुक गए। एवरीवन, हाउलर्स गैंग अब इस जगह को टेक ओवर कर रही है। तुम्हारे पास 2 मिनट है, अभी निकल जाओ। 2 मिनट के बाद जो भी यहां होगा उसे एनिमी माना जाएगा। कई कस्टमर्स इस अनाउंसमेंट से हक्के बक्के रह गए। दिन दहाड़े इस जगह पर हमला करने की हिम्मत? अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों ने भी कभी हाउलर्स गैंग का नाम नहीं सुना था। आखिर में वो गार्ड्स के उन्हें बाहर निकालने का इंतजार करने लगे। कुछ ही पलों बाद 4 गार्ड्स उनकी तरफ बढ़े। अगर तुम्हें पता है ये जगह क्या है, तो अभी निकल जाओ, उनमें से एक बोला और गैरी का हाथ पकड़ने बढ़ा। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गैरी ने उसकी कलाई पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी, बिना जरा भी रोक टोक के। एक क्लिक की आवाज आई। फिर मास्क टीनेजर ने उसे अपनी तरफ खींचा और जोर से मुक्का मारा। आदमी पीछे की तरफ गिरा और जमीन पर ढेर हो गया। 1 मिनट, गैरी चिल्लाया। भेड़िए का मास्क पहने उस अजीब शख्स को अब कोई भी हल्के में नहीं ले रहा था। ये लोग जानते थे कि वो कहाँ है और किससे टकरा रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि मामला सीरियस है। ऊपर से इनकी मौजूदगी में कुछ ऐसा इंटिमिडेटिंग था। एंट्रेंस से थोड़ा आगे रुककर खड़े रहना और बिल्कुल भी पीछे ना हटना। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग एनिमी टेरिटरी में भी जो चाहे कर सकते हों। बाकी लोगों की नजर उस गार्ड पर भी गई जिसे गैरी ने सबसे पहले मारा था। उसकी कलाई पूरी तरह टूट चुकी थी
और वो उठने की हालत में बिल्कुल नहीं था। वो जमीन पर पड़ा था, मुंह खून से भरा हुआ। अरे, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लगता है असली गैंग फाइट शुरू होने वाली है, एक कस्टमर ने अपने साथी से कहा। वो तुरंत उठकर जाने लगा, लेकिन दोनों कुछ पल हिचकिचाए। डर था कि कहीं ये अचानक आए लोग उन पर ही हमला ना कर दें। जल्दी करो और निकलो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं, काई ने उस जोड़ी से कहा जो सबसे पहले भागने वाली थी। उसने फोन निकालकर ऐसे देखा जैसे सच में टाइम कर रहा हो। दोनों हाउलर्स के पास से तेजी से भाग निकले। ये देखकर कि ग्रुप ने उन्हें अटैक नहीं किया, बाकी कस्टमर्स भी जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। कुछ लोग अब भी सोच रहे थे कि शायद मामला संभल जाए, लेकिन उनकी राय तब बदल गई जब पिंसर्स के मौजूदा लीडर, जिसकी ठुड्डी पर बड़ा सा स्कार था, ने ऑर्डर दिया। तुमने सुना, सब बाहर निकलो, अभी बिजनेस बंद है, उसने स्mirk करते हुए कहा। 2-4 घंटे बाद वापस आना, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग अब तक तय नहीं कर पाए थे, वो भी बाहर निकल गए। जैसे ही आखिरी कस्टमर दरवाजे से बाहर गया, गैरी ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। और सिर्फ बंद ही नहीं, लॉक होने की भी। इन्होंने हमें अंदर लॉक कर दिया, इन्होंने ने पीछे देखते हुए कहा। खैर, एक तरह से अच्छा ही है, कम से कम कोई पीछे से आकर हमें स्टैबिंग तो नहीं करेगा। वैसे भी हम भागने का प्लान तो बना ही नहीं रहे थे। टाइम, काई ने कहा, फोन जेब में रखते हुए। उसी पल एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल पीछे वाली सीढ़ियों से कई गैंग मेंबर्स दौड़ते हुए नीचे आने लगे। हर स्टेप पर उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। वो ऐसे उमड़ रहे थे जैसे चींटियां। इतने सारे लोग देखकर थोड़ा नर्वस लग रहा है, मरी ने धीमी आवाज में कहा, काय के पास सटते हुए। थोड़ी देर बाद आवाजें रुकी। कुल मिलाकर करीब 30 लोग थे। इसीलिए मैंने पूरा स्ट्रीट क्लियर करने की बजाय सीधे इनके बेस पर हमला करने का फैसला किया, ने समझाया। अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स के मुकाबले ये स्मॉल टाइम गैंग हो सकती है, लेकिन इनके लिए काम करने वाले लोग काफी हैं। हम जैसे छोटे ग्रुप के लिए सबको एक साथ संभालना इम्पॉसिबल होता। ये इजियर ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हमें कम से कम इनसे तो निपटना ही होगा। ये इजी ऑप्शन है? मैरी ने गला निगलते हुए पूछा। तुमने उस लड़के के खिलाफ कितना अच्छा किया था, मैरी। ये ज्यादा अलग नहीं है। और इस बार हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम में से हर एक को बस करीब 6 लोगों को संभालना है। अगले ही पल कई लोग वही पुराने वेपन्स निकालने लगे, ज्यादातर स्टन गन्स और नाइव्स। वो सब शट नीचे रखो, गैरी चिल्लाया और पूरे ग्रुप की तरफ बढ़ता चला गया। ये देखकर एक आदमी नाइफ से वार करते हुए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन पहले की तरह ही गैरी ने वार से हटकर उसकी बांह पकड़ ली। ऐसा वेपन किसी को मार सकता है, गैरी ने कहा, उसकी बांह को पीछे की तरफ मोड़ते हुए। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ चुकी थी। बांह एक अजीब अननेचुरल एंगल में मुड़ गई। जोर इतना था कि एल्बो जॉइंट से पॉप की आवाज आई। आदमी दर्द से चीख पड़ा, लेकिन गैरी रुका नहीं। अब उसने बांह को दूसरी दिशा में मोड़ा, वी शेप में, नाइफ उसी की तरफ पॉइंटिंग। अगर तुम ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करते हो तो मरने के लिए भी तैयार रहो। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। मास्क के पीछे से उसे चमकती हुई पीली आंखें दिखी, इंसानी नहीं, किसी बीस्ट की आंखें। उसकी इंस्टिंक्ट्स चीख चीख कर कह रही थी कि वो सच में मर सकता है। गेट देम, लीडर चिल्लाया। गैरी ने आदमी के पेट में लात मारी। वो आगे की तरफ झुका और उसका कंधा खुद उसके ब्लेड पर गिरा। फिर गैरी ने उसे उछालकर पानी के फूल में फेंक दिया। आगे बढ़ते हुए गैरी ने एक पल की भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, और पिंसर्स भी नहीं। सब मास्क्ड इंट्रूडर पर टूट पड़े। इनू सबसे तेज था। वो एक गैंग मेंबर पर कूद पड़ा और लगातार उसकी खोपड़ी पर एल्बो मारने लगा। जब तक आदमी पीछे गिरकर पानी में नहीं जा गिरा, इनू रुका नहीं। तभी एक और आदमी बैट घुमाते हुए उस पर चपटा। इनू मुश्किल से रोल करके बचा। बैट पानी पर लगी और छींटे उड़ गए। तुरंत उठते हुए इनू ने उसके चेहरे पर नी मारी, उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन उसी पल पहले वाला आदमी जिसे इनू ने मारा था, वापस उठकर उसकी पसलियों के नीचे जोर से पंच मार गया। पंच सरप्राइजिंगली भारी था, लेकिन इनू टिका रहा और पलटकर बोला, एडल्ट होने के हिसाब से तुम्हारी पंचेस हाई स्कूल स्टूडेंट से भी कमजोर है। आदमी समझ ही नहीं पाया कि वो क्या बोल रहा है। इससे पहले कि वो फिर हमला करता, एक बड़ा सा मुक्का उसके चेहरे के किनारे आकर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने कहा था ना, ये लोग उन लोगों से ज्यादा रेजिलिएंट हैं जिनसे तुम लड़ने के आदी हो,
ऑस्टिन बोला। वैसे भी तुम पहले से ही छोटे हो, तो इन्हें गिराने में थोड़े ज्यादा हिट्स लगेंगे। इनू ने देखा जिसे उसने नी मारी थी, वो फिर उठने की कोशिश कर रहा था। ऑस्टिन सही था। 16 साल की उम्र और वेट डिसएडवांटेज के साथ ये फाइट्स अलग थी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये वन ऑन वन नहीं थी। फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई हम दोनों को हरा सकता है, ऑस्टिन ग्रिन करते हुए बोला, जब तक उनके पास कोई ऑल्टर्ड ना हो। थोड़ी दूरी पर मैरी अपने दोनों नाइव्स निकाले खड़ी थी। ये आदमी उस डिलिंक्वेंट से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे थे, इसलिए वो सतर्क थी। लेकिन अब तक वो ठीक कर रही थी, खाई के एडवाइस के मुताबिक जो उसके पास ही था। उसने मरी से कहा था कि वो अटैक ना करे, सिर्फ डिफेंड करे। इसलिए जब कोई उस पर आता, वो ध्यान से बचती, पंचेस और नाइफ अटैक्स डॉज करती और अपने नाइफ से स्लैशेस करती, फिनिशिंग ब्लो खाई देता। एक आदमी मरी पर झपटा। मुड़कर बचते हुए उसने स्लैश किया। उसकी बांह कट गई। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि घूमकर आया और स्पिनिंग साइड किक उसके पेट में दे मारी। किक इतनी जोरदार थी कि आदमी पीछे उड़ता सा चला गया। खाई ने फिर पैर उठाया। पानी हवा में उछला, आते हुए आदमी की आंखों में चला गया। जैसे ही पानी नीचे गिरा, खाई ने कुल्हाड़ी की तरह पैर नीचे पटका, अपनी एड़ी सीधे अगले आदमी पर मारी। कॉलर बोन टूटने की आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंज उठी। लीडर, कई चिल्लाया, तुम्हारा काम यहां नहीं है। ये लोग तुम्हारा टाइम वेस्ट करने लायक नहीं है। ये हमें छोड़ दो, हम संभाल लेंगे, मैं गारंटी देता हूं। ज्यादातर लोग गैरी को रोकने में लगे थे, क्योंकि वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अगर मैस्क्ड टीनेजर ऊपर निकल गया तो हालात और बिगड़ जाते, लेकिन उसे जाने देना भी ऑप्शन नहीं था। ट्रस्ट मी, मुझे पता है हम क्या संभाल सकते हैं, काई ने जोर से कहा, फिर आवाज धीमी की ताकि सिर्फ मरी और शायद गैरी सुन सके। जैसे ही इन्हें लगेगा कि हम सबको गिरा सकते हैं, इनका लीडर भागने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसे रोकना होगा। सीधे पिंसर्स के लीडर पर जाओ, वही तुम्हारा काम है। मुड़कर देखते हुए गैरी ने बाकी सबके चेहरों पर कॉन्फिडेंट स्माइल्स देखी। ऑल राइट, गैरी ने कहा सीढ़ियों की तरफ देखते हुए। सुना तुमने, हटो रास्ते से। चाहे गैरी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, पिंसर्स गैंग के मेंबर्स ऐसे नहीं थे कि अपने आप रास्ते से हट जाते। वो उन्हें हरा तो सकता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय और शायद बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती। मुमकिन है ये पूरा गैंग ना हो, ऊपर के फ्लोर्स पर और भी लोग हो सकते हैं। मैं यहां अपनी सारी एनर्जी यूज नहीं कर सकता, जब तक कि रास्ते में किसी को खाने का प्लान ना हो। ये सोचते हुए जैसे ही उसे सामने स्टेयरकेस दिखाई दी, गैरी थोड़ा पीछे की ओर दौड़ा ताकि उसे खुली जगह मिल सके। फिर अचानक घूमकर पूरी रफ्तार से स्प्रिंट कर दिया। उसने ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन फुल स्पीड पर जाने से शायद वो ये कर सकता था। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक्टिवेटेड। ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिगन। उसकी कॉव्स और थाइज अचानक साइज में फैल गई। वो खाई द्वारा स्पेशली बनाई गई गैंग यूनिफॉर्म पहने हुए था, जो स्ट्रेच होने के बाद फिर नॉर्मल हो जाती थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी टांगों पर बाल दिखेंगे। वैसे भी मास्क पहने होने पर इससे क्या फर्क पड़ता। पहले आदमी तक पहुंचने से पहले ही गैरी ने जमीन से जोर से पुश किया और हवा में उछल गया। उसकी स्पीड के साथ जो हाइट उसने अचीव की, वो किसी इंसान के लिए इम्पॉसिबल लगती थी। उसके पैर फाइंसर्स गैंग मेंबर्स के सिरों से भी काफी ऊपर थे। अगले ही पल वो सबके दूसरी तरफ लैंड कर चुका था। अगर तुम ऐसे ही क्रेजी काम करते रहे, तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबसे कैसे छुपाऊंगा? खाई ने मुस्कुराते हुए सोचा। स्टेयर्स की तरफ बढ़ो, उन्हें उसके पीछे आने का मौका मत देना, खाई चिल्लाया। स्टेयर्स चढ़ने से पहले जैसे ही गैरी फ्लैट सरफेस पर पहुंचा, उसने पलटकर पीछे देखा। सामने खड़े आदमी को उसने तुरंत पकड़ा, उसे सिर के ऊपर उठाया और बाकी लोगों की तरफ ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बैरल हो। एक नॉर्मल आदमी का स्टेयर से गिरना ही दर्दनाक होता, ऊपर से गैरी की ताकत और स्पीड जुड़ गई थी। वो आदमी बॉलिंग बॉल की तरह गिरा और बाकी सब पिंस की तरह बिखर गए। लगता है तुमने हमारा काम आसान कर दिया। गुड लक गैरी, खाई ने कहा, स्टेयरकेस पर पहुंचते हुए और जमीन पर पड़े पिंसर्स गैंग मेंबर्स को उसको देखते हुए। एनर्जी 215, 300। हेल्थ 92। क्या मैं सच में स्ट्रांग हो रहा हूं? कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन से एनर्जी काफी यूज हुई है, लेकिन पीछे फाइट्स में मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। हेल्थ भी काफी बची हुई है। स्टैट्स बढ़ने के साथ गैरी साफ महसूस कर सकता था कि वो स्ट्रांगर हो रहा है। अब उसे ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइडर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी।
इतनी बार यूज करने के बाद वो सिर्फ सोचकर डिसाइड कर सकता था कि बॉडी का कौन सा हिस्सा कितना ट्रांसफॉर्म करना है। ये सब सोचते सोचते वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। बाईं तरफ से प्लेटें टूटने और कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। शायद किचन एरिया यहीं था। ऊपर और स्टेयर्स हैं। लीडर यहां नहीं होगा, है ना? जैसे ही उसने अगली स्टेयरकेस पर पहला कदम रखा, उसके सेंसिटिव कानों में एक स्क्रीम पड़ी। स्टॉप, प्लीज स्टॉप, मुझे ये नहीं करना। मुट्ठी कसते हुए गैरी बिना रुके आवाज की तरफ दौड़ा। वो साफ एक लड़की की आवाज थी। अपनी बहन और स्टेसी की तकलीफ याद करते हुए वो सीधे उस डोर तक पहुंचा। तुम्हें ये काम छोड़ना है ना? बस यही करना है। तुम ये 100 बार कर चुकी हो, तो प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी की आवाज आई। दरवाजा लॉक था, लेकिन गैरी ने एक किक में उसे तोड़ दिया। अंदर का सीन उससे भी ज्यादा बुरा था जितना उसने सोचा था। सामने एक नेकेड आदमी खड़ा था। बेड पर एक लड़की फैली हुई थी और कमरे में कैमरा लगा हुआ था। लड़की रो रही थी और पीछे वाले कमरे में और भी लड़कियां दिख रही थीं। गैरी को समझने में देर नहीं लगी। लड़कियां जाना चाहती थीं, लेकिन शर्त यह थी उन्हें गैंग मेंबर के साथ सेक्स करते हुए फिल्म किया जाएगा। ब्लैकमेल के लिए, ताकि बाद में उन्हें कंट्रोल किया जा सके। Who the fuck are you? आदमी चिल्लाया और गैरी की तरफ पंच मारते हुए दौड़ा। गैरी ने तुरंत उसके घुटने पर जोर से किक मारी। आदमी गिर पड़ा। उसके सिर को जमीन से टकराने से पहले गैरी ने पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया। अब वो आदमी उसके फेस लेवल पर था। जितना मैं इस घटिया पिंसर्स गैंग के बारे में जान रहा हूं, उतनी ही ज्यादा मुझे तुम लोग नफरत के काबिल लगते हो। गैरी गर्जा। कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक्टिवेटेड, उसका हाथ क्लॉ में बदल गया। लंबे और तेज नाखून निकल आए। अगले ही पल उसने नीचे की तरफ स्वाइप किया। एक डल सी आवाज आई, कुछ जमीन पर गिरा और खून उछल गया। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गैरी ने आदमी को छोड़ते हुए कहा। अगर जिंदा रहना है तो हॉस्पिटल जाओ। बाकी सब तुम आजाद हो। यहां से निकल जाओ। हाउलर्स अब इस जगह को टेक ओवर कर रहे हैं। गैरी रुका नहीं। उसे ये देखने की जरूरत नहीं थी कि लड़कियां ठीक हैं या उस आदमी के साथ आगे क्या करती हैं। उसे बस इतना पता था कि वो आदमी इसके लायक था। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बची थी। वेयरवुल्फ आखिरी स्टेयरकेस की तरफ बढ़ गया। वो एक बड़े हॉलवे में पहुंचा। सामने एक डबल ब्लैक डोर था, जिस पर क्रैब और उसके पिंसर्स की तस्वीर बनी थी। अगर किसी साइन की जरूरत थी कि वो सही जगह पर है, तो ये वही था। दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी। गैरी ने आगे बढ़कर लॉक्स पर स्लैश किया और भारी डोर्स को धक्का देकर खोल दिया। वो मेन ऑफिस में दाखिल हो चुका था। दोनों तरफ 10 गार्ड्स खड़े थे और सबसे आगे पिंसर्स गैंग की लीडर ओलिविया। ओह, लगता है हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है। ओलिविया मुस्कुराई। गैरी को नहीं पता था कि वो क्या देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन लेडी बॉस जरूर नहीं। हालांकि गैंगस्टर्स हर तरह के होते हैं। लगता है हमारा इंट्रूडर ज्यादा स्मार्ट नहीं है। सुना था कोई हमारे बारे में पूछ रहा है। मुझे लगा किसी और गैंग का अटैक होगा, लेकिन तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तुम अकेले यहां आ गए, इन सब के सामने? ओलिया बोली। उस पल कमरे में मौजूद सारे आदमी नाइव्स निकाल चुके थे। कोई स्टन गन नहीं, सिर्फ ऐसे हथियार जो सीधे जान ले सकते थे। गैरी ने ऊपर देखा। ओलिविया के पास एक और औरत खड़ी थी, कांपती हुई। उसकी स्किन स्नो वाइट लग रही थी, लेकिन शरीर पर ब्रूजेस और हाथों पर कट्स साफ दिख रहे थे। लगता है काफी समय बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जो जीने के लायक नहीं है। Bloodlust has been detected. Forced bond has been activated. 7-8 मार्क्स असाइंड। गैरी के चेहरे के सामने लाल धुंध बनने लगी। वो सीधी पिंसर्स लीडर की तरफ जा रही थी। वो उसका हंटिंग टारगेट बन चुकी थी और उस मार्क को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका था। बर्नहम हाई स्ट्रीट पर दिन के समय हंगामा होना काफी रेयर था। आखिर ज्यादातर लोग यहां सिर्फ टेस्टी फूड एंजॉय करने आते थे। इनमें से एक बड़ा हिस्सा फैमिलीज का होता था, जो या तो इस जगह की असली सच्चाई से अनजान रहते थे या फिर रात में चलने वाले स्ट्रीट के ऑल्टरनेटिव बिजनेस पर जानबूझकर आंखें मूंद लेते थे। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। सबसे पॉपुलर एस्टेब्लिशमेंट्स में से एक, क्रैकन, के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। विजिटर्स, क्यूरियस पैसर्स बाय और पास के गार्ड्स, सब वहीं थे। गार्ड्स एंट्रेंस को ब्लॉक किए हुए थे, जबकि जिन कस्टमर्स का खाना बीच में ही इंटरप्ट हो गया था, वो अंदर की सिचुएशन सबको बता रहे थे। नीनी ने ब्रेक लेने को कहा था और वैसे भी शॉप में ज्यादा काम नहीं था।
ऊपर से पास में हो रहे हंगामे के कारण बिजनेस ऑलमोस्ट ठप सा था, इसलिए उसे अनुमति मिल गई। वो अपनी चाइनीज ड्रेस में दौड़ती हुई बाहर आई और क्रैकन के सामने जमा भीड़ को देखा। यकीन नहीं हो रहा, वो सच में उस जगह के अंदर चले गए। क्या उन्हें मरने का शौक है? कल तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे, मुझे लगा अब सबक सीख लिया होगा। लेकिन नहीं, वो सच में वहां घुस गए। ये समझना मुश्किल नहीं था कि अंदर कौन होगा, खासकर जब उसने पहले ऑस्टिन को पहचान लिया था। ऑस्टिन और गैरी दोनों ने उस पर काफी गहरी छाप छोड़ी थी। फिर भी इतने कम लोगों के साथ कुछ कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था। अगर वो सिर्फ पहली टीम भी हो तो भी सब के सब यंग लगते थे, जैसे डिलिंक्वेंट टीनेजर्स जो आग से खेल रहे हों। फिर भी नीनी भी भीड़ में शामिल हो गई। सब किसी नतीजे का इंतजार कर रहे थे, कौन बाहर आएगा और किस हालत में। मेन ऑफिस के अंदर गैरी ने ओलिविया पर फोर्स्ड बॉन्ड सक्सेसफुली लगा दिया था और उसकी नजर पूरी तरह टारगेट पर टिकी हुई थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि ओलिविया अकेली नहीं थी। उसके चारों तरफ 22 गूंस खड़े थे, सबके हाथों में नाइव्स थे। स्क्रू ऑल ऑफ यू। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक्टिवेटेड स्ट्रेंथ 18+ चगेरी के हाथ सबके सामने बदलने लगे। उसने आधा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, पूरी तरह किया। उसके हाथ क्लॉज में बदल गए और बाहर की तरफ साफ फर दिखाई देने लगी। ये देखकर कुछ गार्ड्स कॉशियस हो गए और पीछे हटे। ही इज एन ऑल्टर्ड, बी केयरफुल। स्लफ में किसी और गैंग के पास ऑल्टर्ड? ये कब हुआ? क्या ग्रे एलिफेंट्स ने आखिरकार कर्क के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा लिए? ये सब देखकर ओलिविया मुस्कुराई। अब समझ आया कि तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो, उसने कहा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगी? ओलिविया ने अपनी ऑफिस टेबल के नीचे हाथ डाला और अगले ही पल उसके हाथ में एक whip थी। New quest received into the pincer's den. You have entered the pincer's den and you are trapped. Survive. Quest reward? Seriously, system? ये लाइन तो उसे सुनानी चाहिए। गैरी आगे की तरफ झपटा और सबसे पास खड़े आदमी पर स्वाइप किया। वो थोड़ा पीछे हटा, लेकिन गैरी के नाखून उसकी छाती चीरते हुए निकल गए। खून बहने लगा। फिर भी गैरी को हैरानी हुई, वो आदमी कुछ हद तक बचने में कामयाब रहा था। दूसरा आदमी उसकी तरफ आया। गैरी ने उसे भी क्लॉ करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही whip तेजी से लपकी और उसके आर्म के चारों तरफ लिपट गई। जोर से खींचा गया और गैरी नीचे की तरफ गिरा। उसी पल नाइफ उसके साइड में धंस गई। -8 HP हेल्थ 84 गैरी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन whip मजबूती से जकड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टूटी क्यों नहीं और ओलिविया जैसी औरत में इतनी ताकत कैसे है कि वो उसे रोक सके। फ्री हाथ से उसने whip को क्लॉ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कोई नॉर्मल whip नहीं है। लेग्स पर कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए गैरी ने अगले नाइफ वाले आदमी को किक मारकर दूर फेंका, लेकिन पहले वाले का नाइफ अब भी उसके शरीर में धंसा हुआ था। एक हाथ बेकार होने के कारण गैरी ने लेग्स पर भरोसा किया। जैसे ही अगला गून रेंज में आया, वो किक करने ही वाला था कि whip खुलकर उसके पैर में लिपट गई और उसे रोक दिया। उसी पल नाइफ सीधा उसकी कैफ में घुस गया। -7 HP हेल्थ, 70-7। डैम इट, ये whip मेरी फाइटिंग फ्लो पूरी तरह बिगाड़ रही है। मैं इन्हें ऐसे मुझे हर्ट करते नहीं रहने दे सकता। गैरी ने whip को इग्नोर करने की कोशिश की। उसने एक आदमी के चेहरे पर पंच मारा, लेकिन जैसे ही दूसरे को क्लॉ करने गया, whip ने फिर रोक लिया। उसी दौरान किसी ने उसकी चेस्ट में नाइफ घोंप दी। दर्द अनबेरेबल था। गैरी के शरीर से खून टपकने लगा। -10 HP हेल्थ, सरस्ट। हाहा, ओलिविया हंसी। लगता है तुम हाल ही में ऑल्टर्ड बने हो। शायद तुमने सोचा होगा कि इससे तुम दुनिया के किंग बन जाओगे, लेकिन तुम बस कुएं का मेंढक हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तैयार नहीं रहती? हम भले ही बड़े गैंग्स जितने फेमस ना हो, लेकिन स्लोव के रिचेस्ट गैंग्स में से एक जरूर है। ये छोटी सी whip मुझे ऑक्शन में बहुत महंगी पड़ी, लेकिन ऑल्टर्ड से निपटने के लिए परफेक्ट है। अब ओलिविया ने whip से रैम्पेज शुरू कर दिया। गैरी मुश्किल से 4 लोगों को नॉकआउट कर पाया था। बाकी सब पीछे खड़े थे, ओलिविया को काम करते देख रहे थे। whip हर बार लाइटनिंग स्पीड से चलती और वेयरवुल्फ की चेस्ट पर लकीरें खींच देती। -4 HP whip उससे भी तेज थी जितनी की उसे आदत थी। उसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। whip ने उसका हाथ ही काट दिया। -3 HP एक के बाद एक लैशेस पड़ने लगी। गैरी बस दर्द सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता था। -4 HP, -5 HP, ऐसे लोग कैसे बच निकलते हैं? पुलिस कहाँ है?
जब स्टेसी मरी थी तब वो कहाँ थे? गैरी के पैरों के नीचे खून का पूल बन चुका था। हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी। whip रुकी और अगले ही पल सारे आदमी एक साथ दौड़ पड़े और नाइफ से गैरी को चारों तरफ से घोंपने लगे। -8 HP माइनस, 5 HP माइनस, 10 HP माइनस, 6 HP माइनस, 8 HP माइनस, 4 HP। गैरी को कई जगहों पर स्टैब किया जा चुका था। हर जख्म से खून बह रहा था। समझना मुश्किल था कि वो अब भी खड़ा कैसे है। खून उसके मुंह में भर चुका था। अफसोस, ओलिविया बोली। मुझे लगा ऑल्टर्ड कुछ ज्यादा फाइट देगा। तुम्हें हमें चैलेंज करने से पहले कुछ साल और इंतजार करना चाहिए था। यहाँ के लोग तुम्हारे रास्ते में मिले गार्ड्स जैसे नहीं हैं। ये सब कभी अपने अपने स्कूल्स के बेस्ट फाइटर्स थे। गैंग ज्वाइन करने के बाद और फाइट दर फाइट के बाद, तुम समझ ही रहे हो। बैड लक, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं था। गैरी ने भी महसूस किया था। ये लोग स्किल्ड थे। उसकी स्पीड जो नीचे वालों के लिए काफी थी, यहां काम नहीं आ रही थी। कम से कम इसका मतलब यह था कि खाए और बाकी लोग सेफ थे। ओलिविया सेटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़ी। उसने गैरी के मास्क को देखा और उसे उतार लिया। उसके सामने गैरी का चेहरा था, ब्राइट ग्रीन हेयर और ग्लोइंग येलो आईज। शर्म की बात है कि तुम लड़के पैदा हुए, ओलिविया ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। अगर लड़की होते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देती। लेकिन उसी पल गैरी ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। ये देखकर ओलिविया पीछे कूद गई। मास्क उसके हाथ से गिर गया। हेल्थ एक लास्ट स्टैंड एक्टिवेटेड, 43 सेकेंड्स रिमेनिंग। गैरी ने आते हुए नाइफ्स को देखा और बिना हिचक लास्ट स्टैंड यूज किया। एनर्जी 140 बाई 300। उन्होंने मुझे इतना तेज हर्ट किया कि इमरजेंसी हीलिंग को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। ऊपर से नाइव्स अभी भी बॉडी में थे, लेकिन एनर्जी तो काफी बची है। लगता है बाकी दो स्किल्स छोड़कर यही चुनना सही था, गैरी बुदबुदाया। उसकी नजर अब भी ओलिविया पर थी और चेहरे पर वही मुस्कान। Full transformation skill activated, -20 energy transformation has begun। कुछ ही सेकंड्स में गैरी पूरी तरह फुल फ्लेज्ड वेयरवुल्फ बन चुका था। उसके कपड़े एजेस से थोड़े फट गए। कंप्लीट चेंज को संभाल नहीं पाए। किल हिम। उसने whip चलाई। whip गैरी के बॉडी से टकराई और खून निकला। -5 HP हेल्थ, एक लास्ट स्टैंड स्टिल एक्टिव, 39 सेकंड्स रिमेनिंग, लेकिन इस बार उसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि गैरी कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने शरीर के सिर्फ कुछ हिस्सों को बदल सकता था, और वो भी वेयरवुल्फ फॉर्म जितने पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते थे। फिर भी दोनों स्किल्स की पावर में जमीन आसमान का फर्क था। उसका स्टेटस साफ दिखा रहा था कि ओवरऑल मिलने वाले स्टैट्स भी बिल्कुल अलग थे। शायद इसका कारण यह था कि फुल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे शरीर को बदल देती थी, अंदरूनी ऑर्गन्स तक, जबकि कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कुछ हिस्सों तक सीमित थी। दुर्भाग्य से यह स्किल सिर्फ ट्रांसफॉर्म होने में ही काफी एनर्जी खा जाती थी, बल्कि इसे बनाए रखने में भी भारी खर्च था। इसलिए लंबे फाइट्स के लिए यह आइडियल नहीं थी। गैरी के बदलते ही गार्ड्स ने ओलिविया को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन ले ली, लेकिन उसका निशाना वो नहीं थी। अपनी जगह से ही उसने तेजी से एक साइड पर खड़े गैंग मेंबर पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर दबोच लिया। क्लॉ ड्रेन स्किल एक्टिवेटेड, -15 एनर्जी लगातार। गैरी ने उस आदमी की चेस्ट को जितनी तेजी से हो सका उतनी बार फाड़ा। क्लॉ ड्रेन सिर्फ 2 सेकंड्स तक चलती थी, लेकिन जितना ज्यादा डैमेज उतनी ज्यादा हेल्थ रिकवरी। वेयरवुल्फ ने हर पल का पूरा फायदा उठाया और कुल 6 बार क्लॉ किया। +8 HP प्लस, 4 HP प्लस, 5 HP प्लस, 6 HP प्लस, 3 HP प्लस, 6 HP हेल्थ। 33 लास्ट स्टैंड एक्टिवेटेड, 25 सेकंड्स रिमेनिंग। हमले के दौरान किसी और ने पीछे से नाइफ घोंपने की कोशिश की, लेकिन गैरी की मोटी हाइट की वजह से वो सिर्फ थोड़ा सा ही अंदर जा पाई, एक छोटा सा कट। आम नाइव्स उसके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं थी। ऑल्टर्ड हंटर वेपन्स के अलावा -2 HP मुड़ते ही गैरी ने उस आदमी को जोर से मारा और उसे हवा में उछालते हुए दूर फेंक दिया। फिर वो गार्ड्स के बीच दौड़ पड़ा और उन्हें ओवरपावर करने लगा। उसके बड़े आर्म्स के सिंगल हिट्स और भारी पैरों की किक्स, एक या दो ब्लोज में ही लोग नॉकआउट हो रहे थे। गैरी ने दूसरी बार क्लॉ ड्रेन एक्टिवेट की, जिससे उसकी हेल्थ लगभग आधे तक पहुंच गई। हेल्थ 44, एनर्जी 70, हमला जारी रहा। जैसे जैसे गैरी गैंग मेंबर्स को गिराता गया, वो उसे स्टैब करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या कम थी और वेयरवुल्फ तेज था। उसे चोट लगनी लगभग बंद हो गई। बचे हुए गार्ड्स में से एक की तरफ दौड़ते हुए गैरी हवा में उछला। उसका घुटना आगे की तरफ था। मिड एयर में ही उसका शरीर वापस नॉर्मल होने लगा। फुल ट्रांसफॉर्मेशन कैंसल्ड। फिर भी
फुल फॉर्म से मिली थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पीड ने काम कर दिया। उसका घुटना आदमी के चेहरे में लगा और वो बेहोश हो गया। अब कमरे में सिर्फ दो गार्ड्स और ओलिविया बचे थे। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। जो कुछ हुआ था उसे देखकर बॉस लेडी पहली बार जड़ हो गई। वो कांप रही थी और मैसेकर के दौरान उसने व्हिप तक इस्तेमाल नहीं की थी। कैसे? ओलिविया चीखी। तुम अभी जिंदा कैसे हो? उन्होंने तुम्हें बार बार स्टैब किया। तुम तो आखिरी सांस पर थे। उसका डर सिर्फ इस वजह से नहीं था कि उसने क्या देखा, बल्कि इसलिए भी था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा था, जो मर जाना चाहिए था, वो न सिर्फ जिंदा था, बल्कि बिल्कुल ठीक भी लग रहा था। इतना ही नहीं, वो पहले से बेहतर हालत में दिख रहा था। उसके जख्म उसकी आंखों के सामने भर रहे थे। ओलिविया ने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। स्लो जैसे टाउन में इस लेवल का ऑल्टर्ड होना ना नामुमकिन लग रहा था। डर के मारे एक आदमी के हाथ से नाइफ गिर गई, लेकिन गैरी ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखा। उसने उसके पेट में नी मारी और जैसे ही वो झुका, चेहरे पर नी मारकर उसे सजा दी। एक ऑन वन में तुम सबसे डील करना काफी आसान है। तुम सब गिल्टी हो। अभी अभी तुमने मुझे मारने की कोशिश की और जरा भी नहीं सोचा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्ट्रीट के वर्कर्स और तुमने स्टेसी को भी मारा। तो यही वजह है? ओलिविया पागलों की तरह हंसी। तुम एक वॉर के मरने पर यहां आए हो? कौन सी थी वो? मैं तुम्हें और भी वॉर दे सकती हूं। जितनी चाहो, मैं उन्हें अपने बेस्ट सूट में तुम्हारे पास भेज दूंगी। आखिरी बचा गार्ड अचानक पीछे की तरफ धकेला गया। उसके पीछे सिर्फ ओलिविया थी, तो साफ था किसने किया। गैरी ने उसका हाथ चटका, नाइफ गिरा दी और उसे गर्दन से पकड़ लिया। अगले ही पल वो उस बॉडी को डाल बनाकर ओलिविया की तरफ दौड़ा। डर के मारे ओलिविया ने व्हिप चलाई, लेकिन गैरी ने उस आदमी को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और सीधा उस पर जा टकराया। ओलिविया पीछे की तरफ गिर पड़ी, अपनी ऑफिस टेबल से थोड़ी दूरी पर। तेजी से गैरी ने उसके रिस्ट पर पैर रखा और घुमाते हुए दबाया, जब तक उसने व्हिप छोड़ नहीं दी। कुछ कहना है? गैरी ने उससे पूछा। ओलिविया ने ऊपर देखा और तब उसे एहसास हुआ। उसका ह्यूमन फॉर्म काफी यंग था। वो मुश्किल से 20 से ऊपर लग रहा था। यकीन नहीं हो रहा, उसने कहा। मेरी जिंदगी का अंत इन डैम वॉर्स की वजह से होगा। चलो, मार दो मुझे। अपनी वॉर का बदला लो। मैं भी कभी उन्हीं में से थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। तुम समझोगे, मुझे हटाने के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था, ना ही मौत का डर, जो कुछ पल पहले था। ओलिविया ने मानो सब स्वीकार कर लिया था, और यह देखकर गैरी का खून और खौल उठा। वो चाहता था कि उसे सिर्फ मौत नहीं, बल्कि सजा मिले, स्टेसी और बाकी लड़कियों के लिए। ठीक है, गैरी बोला, मैं तो तुम्हें मारने ही वाला था। उसी पल उसने दांतों के कटकटाने की आवाज सुनी। उसने देखा, दीवार के पास वो स्नो वाइट लड़की कांप रही थी, आंखें बंद, पीठ उसकी तरफ। उसकी पीठ पर कई व्हिप मार्क्स साफ दिख रहे थे। दो और दो जोड़ना आसान था। गैरी समझ गया कि यह सब किसका किया हुआ था। नहीं, गैरी ने कहा, तुम्हें मार देना बहुत आसान होगा। मुझे यकीन है वो अकेली नहीं थी। क्या तुम अब उन्हें इंसान भी समझती हो? उन्हें जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करना। क्या तुम सच में कभी उन्हीं में से एक थी? जो भी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम आगे जो होगा उसकी पूरी तरह हकदार हो। मैं तुम्हें इसकी भरपाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। ओलिविया पागलों की तरह हंसने लगी। तो क्या तुम मेरे साथ करने वाले हो? कर लो, पहले भी हो चुका है। नहीं, गैरी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेटेड। पहली बार गैरी ने कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी जगह एक्टिवेट की थी जहां उसने कभी नहीं किया था। उसका मुंह बदलने लगा, उसके दांत लंबे होने लगे। तुमने दूसरों को इंसान नहीं समझा, गैरी बोला। तो अब तुम मेरी छोटी एक्सपेरिमेंट बनोगी। गैरी ने उसे जमीन से उठाया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने उसके गर्दन के पीछे दांत गड़ा दिए।